एस्केप चाइमेरा होता है जो क्लिफ से नीचे सेंसिंग करके एरिया का डेटा गैदर करता है। उसी समय वो हंटर्स जो उसे पकड़ने आए थे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रोबोट तुरंत उनकी पहचान कर लेता है, इनकमिंग थ्रेट्स को ट्रेस करता है। उसकी ग्लोइंग रेड आइज चमकती हैं और वो अपना कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करता है, इनकमिंग थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए तैयार। तहुन लड़ाई की जगह पर पहुंचता है, सोचता है कि अगर वह एक कदम पहले पहुंच जाता तो देर ना होती। वह खून के धब्बे और बर्फ में बिखरा सामान देखता है, अंदाज़ा लगाता है कि सभी हंटर्स मारे जा चुके हैं। फिर वह देखता है अजीब सी मशीन जैसी चीज़ और इंसानी फुटप्रिंट्स जो खून और बैग्स के बीच में मिले हुए हैं। सबूतों को देखकर उसे शक होता है कि क्रीचर ने अपना रूप बदलते हुए लड़ाई की होगी। उसे मैकेनिकल क्रीचर की कहानी याद आती है जो पहले भाग निकला था। अब समझ आता है कि यह सिर्फ कोई मामूली मशीन नहीं है, ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है। यह लिक्विड मेटल से बना हुआ है जो इसे अपना रूप बदलने की आज़ादी देता है, लेकिन इसकी रेयर मटेरियल ने इसके आकार को सीमित कर दिया था। ड्यून काफ़ी प्रभावित होता है यह सोचकर कि इतना छोटा मैकेनिकल क्रीचर भी 5 बी रैंक हंटर्स को हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ घायल हंटर्स में से एक को बचाने की कोशिश चल रही होती है। संजू मानता है कि क्रीचर ने हंटर की एनर्जी को पूरी तरह से खींच लिया है। ताउन बार बार उसे होश में लाने की कोशिश करता है, उसे उसके पैदा हुए बच्चे की याद दिलाता है। जब हंटर मरने ही वाला होता है तभी बर्फ में गिरती हुई हवाओं के बीच एक लंबा फिगर उनकी तरफ आता है। ताउन हैरान होकर ऊपर देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे कोई देवदूत पास आ रहा हो। यह ड्यून है जो उन सभी छोड़ दिए गए बैग्स को लेकर आ रहा है। एक ग्लोइंग ऑरा उसके पीछे चलता है। वह घुटनों के बल बैठकर हंटर्स के पास आता है, बर्फ में पड़े हुए एक जोड़ी कॉम्बैट बूट्स उतार देता है। ताहुन उसके पैरों में गिर जाता है, उस अनजान शख्स से उनकी जान बचाने की गुहार लगाता है। ड्यून कहता है कि उनके पास गेट स्टोन नहीं है, लेकिन वह किसी तरह उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। एक डेस्परेट मोमेंट में वह कहता है, मुझे 10 मिलियन चाहिए बस एक गेट स्टोन के लिए। ड्यून चेक्स को देखता है, सोचता है कि क्या यह सब इसके लायक है। हंटर कहता है, अगर वे वापस ना लौटे तो मर जाएंगे। फिर वह एक गेट स्टोन निकालता है, उसे तोड़कर हवा में पोर्टल बनाता है। घुटनों के बल बैठे हंटर को फिर से उठने के लिए कहता है। शुक्रगुजार होकर ड्यून एक पोर्टल खोलता है और उन्हें वापसी का रास्ता देता है। जैसे ही ताउन उसे उठाता है, ड्यून चेक्स को देखता है जिस पर लिखी रकम देखकर वह 1 मिलियन एक कॉइन होता है। ड्यून अपना हाथ बंद कर लेता है, सोचते हुए कि उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए गए हैं। वह मुस्कुराता है और 2 हंटर से कहता है कि वह बदले में कुछ और देगा। वह अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाता है और एक ताकतवर ब्लू माना उनकी बॉडी में स्वर्ल करता है। हंटर शॉक्ड हो जाता है यह देखकर कि वह आदमी माना इंजेक्ट कर रहा है, एक बहुत खतरनाक काम, यहाँ तक कि रैंक हंटर्स के लिए भी। अगर 2 अलग अलग माना सोर्स मिल जाए तो माना कोर्स टूट सकते हैं। फिर भी एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है, डार्क डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से उसके शरीर से साफ हो जाती है। उसका दोस्त भी होश में आ जाता है, दोनों डिसबिलीफ में आंसू बहाते हैं। जिंदा रहने पर खुश होकर ड्यून उनसे वापस जाने को कहता है और हंटर्स कृतज्ञता में जुट जाते हैं। अपने ज़बरदस्त माना कंट्रोल से चौंकाते हुए ड्यून दोनों को सेफली वापस भेज देता है। फिर ड्यून वापस अपने घर की तरफ जाता है, संतुष्ट होकर कि अब कोई इंट्रूडर नहीं है। वह देखता है कि उसे एक अनोखा तोहफा मिला है। वह मंदरारस के पौधों को देखता है जो लंबे सफ़र के कारण थके हुए दिख रहे हैं। वह अपने नए घर के सामने बने छोटे से गार्डन पैच में 3 छोटे स्प्राउट्स को हल्के से सहलाता है, लेकिन वो छोटे स्प्राउट्स उसे गुस्से से देखते हैं। नए माहौल से नाखुश ड्यून सोचता है कि मंदारारस अब कितने बड़े हो गए हैं। वह कुछ रूट्स को चाय बनाने के लिए निकालने की सोचता है, लेकिन अगर ये फ्रूट ज़बरदस्ती तोड़े गए तो जहरीले हो सकते हैं, इसलिए उसे उन्हें मनाना पड़ेगा। तभी वह महसूस करता है कि कोई उसके पास है। अपनी सेफ्टी के लिए वह मुड़ता है तो मैकेनिकल क्रीचर को देखता है जो पहले हंटर्स का पीछा कर रहा था। वह क्रीचर उसे देखता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। ड्यून उसका पीछा नहीं करता, लेकिन सोचता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वह अपनी कैबिन में लौटता है और सामान रख देता है। कैबिन के अंदर वह सारे सामान को अच्छे से जमा देता है। बैग्स में कैंप गियर, कपड़े, खाने की चीज़ें और कुछ गेट स्टोन्स मिलते हैं। फिर वह एक पैकेट निकालता है इंस्टेंट रामेन का, जो उसे ऑर्फनेज में बिताए बचपन की याद दिलाता है। कई सालों बाद वह पहली बार रामेन बना रहा है। वह वाटर बॉईल करता है और सोचता है कि कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालकर उसे और अच्छा बना सकता है। उसके हाथ अचानक एक बड़ी मछली पर पड़ते हैं जो पास के पॉन्ड से बाहर आ जाती है। वह उसे पकड़ लेता है और रामेन में डालने की तैयारी करता है। वह अपना प्रिपरेशन शुरू करता है, फिश को साफ करता है, एक रेसिपी को याद करता है जो ऑर्फनेज में चलती थी। वह एग के लिए भी कॉल करता है, लेकिन वहाँ कोई एग नहीं है, तो वह कुछ ग्रास टाइप सीड्स डाल देता है जो उसी फ्लेवर को देते हैं। जब वह ये सब कर रहा होता है तब भी उसे लगता है कि शायद फ़िश सही नहीं है, लेकिन फिर भी वह रामेन बनाने लगता है और अपने कैंप स्टोव पर सारी चीज़ें डालकर एक पॉट में उबालने लगता है।
छोटा सा मैकेनिकल क्रीचर उसे दूर से देख रहा होता है, एक पेड़ के पीछे छुपकर। उसका पेड़ भूख से गड़गड़ाता है जब वह डुओन को खाना बनाते देखता है। वह क्वाइटली देखता रहता है, उसकी सर्किटरी रामेन की स्मेल से एक्टिव हो जाती है। वह पोर्टेबल बर्नर को देखता है, लेकिन रियलाइज़ करता है कि डुओन ने फिश के बारे में रेसिपी में कुछ नहीं लिखा। वह खुद ही सारी चीज़ें उबाल लेता है, स्टर करता है उस मेकशिफ्ट लॉग टेबल पर। उधर 3 मंदारा रस भी धीरे धीरे पास आने लगते हैं, रामेन की खुशबू के कारण। वे अपनी नाकें सिकोड़ते हैं, सोचते हैं कि रामेन को ऐसे ही स्मेल करना चाहिए या नहीं। उसकी कुकिंग की अनयूजुअल स्मेल पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, उससे भी ज़्यादा जितनी डुओन ने सोची थी। इसकी खुशबू छुपे हुए रोबोट तक भी पहुंचती है, जो अब लार टपकाने लगता है। रोबोट को खाना खाना है, लेकिन डर के कारण वह नहीं आता। मैकेनिकल क्रीचर एक आइडिया को याद करता है, वह अपने फॉर्म को बदल लेता है, एक सैड लुकिंग कुत्ते की तरह, ताकि आदमी की सिंपैथी मिले। यह टेक्निक उसने लैब में सीखी थी, ह्यूमंस को ट्रिक करने के लिए। वह धीरे धीरे पास आता है, दुखी होकर कों कों करता है। डुओन उसे देखता है, अब समझ आता है कि यह क्रीचर उसका पीछा कर रहा था। वह उसके पास आता है, एक छोटी सी मछली का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाता है। जैसे ही कुत्ते जैसा क्रीचर उसे खाता है, डुओन उसकी आंखों में देखता है और सोचता है कि क्या यह कुत्ता बनकर उसकी भावनाओं से खेल रहा है। रोबोट की एक्टिंग इतनी मासूम है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। वह ऐसा ही करता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे? छोटा क्रीचर रामेन की खुशबू से ललचाता है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है। डुओन अपने रामेन पॉट को देखता है, जिसमें मछली, जड़ी बूटी और लीफी ग्रीन्स उबालते हुए पकाए हैं। जैसे ही वह क्रीचर को एक कटोरी में नूडल्स देता है, वह मज़े से खाने लगता है। जैसे ही वह टेस्ट करता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी यादें वापस आ जाती हैं, ऑर्फनेज की यादें, वो पल जब वह बाकी बच्चों के साथ रामेन खाता था। डुओन एक मुश्किल दौर से बाहर आता है, उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आ जाती है, जैसे उसने कुछ अनमोल यादें फिर से पाली हों। खाना खत्म होने के बाद रामेन की स्वादिष्ट खुशबू पूरे एरिया में छा जाती है। बाकी सब कुछ जैसे गायब हो जाता है। तीनों मंदरारास उसकी तरफ देखते हैं, उनमें से 2 के चेहरे पर करवाहट है, जबकि एक थोड़ी हैरानी में है। खाना खत्म करने के बाद डुओन उठने की सोचता है, लेकिन छोटा क्रीचर बस उसे देखता है और बिना कुछ कहे धीरे से घूमता है और वापस चला जाता है। आदमी फिर ये बात कहता है कि क्रीचर पहले अपने बाएं पैर को घसीट रहा था और अब भी लंगड़ा रहा है। डुओन ये सब देखता है और हंसी नहीं रोक पाता। खाना खत्म होने के बाद वह झरने की ओर जाता है बर्तन धोने और कपड़े साफ करने के लिए। वह बैग से कपड़े निकालता है जिन्हें वो अब हमेशा के लिए पहनना चाहता है, क्योंकि उसके पास लेदर के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। वह लकड़ी की छड़ी से कपड़े धीरे धीरे पीटता है, ध्यान रखता है कि ज़्यादा जोर से न मारे जिससे कपड़ा फट न जाए। लेकिन पहली ही कोशिश में छड़ी टूट जाती है और सब देखते हैं। एक छोटा डॉग लाइक चाइमेरा दूर से यह सब देख रहा होता है। वह आदमी के लॉन्ड्री के हुनर पर हंसता है, क्योंकि पहली कोशिश ही फेल हो जाती है। लेकिन डुओन शांत रहता है, सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी तो कपड़े धोने की शुरुआत है। तभी वह मैकेनिकल क्रीचर फिर से नजर आता है, लेकिन अब वह स्पार्कलिंग रॉक में बदल चुका है। उसकी आंखें कार्टून जैसी गोल गोल हो गई हैं। डुओन को और भी कंफ्यूजन होने लगता है। क्रीचर चुपचाप वहां से चला जाता है। डुओन डिशेस धोता है और पास ही के फूलों को निहारता है। जैसे ही वह फोर्स लाइक फ्लावर्स को देखता है, क्रीचर फिर से अपना रूप बदलता है। इस बार एक ट्री लाइक फॉर्म ले लेता है ताकि फूलों में छुप सके। एक छोटी सी बी लाइक मॉन्स्टर को वो चमकीले फूल अपनी ओर खींचते हैं। क्रीचर घबरा जाता है और फिर से अपने पुराने रूप में लौट आता है और डरते हुए वहां से भागता है। उसकी आंखों में ग्लोइंग रेड एनर्जी होती है, या फिर शायद इंटेंस हेट्रेड फॉर बीज, बिल्कुल बच्चा सा डर। डुओन क्रीचर के डर को देखकर समझ जाता है कि उसका क्लमजी बोलना और हरकतें किसी बड़े पर्पस को दर्शाती हैं। डुओन को समझ आता है कि क्रीचर की सिंपल सोच एक काइंड ऑफ मिमिक्री है, जिसे उसने लैब में सीखा होगा। डराने में फेल होने के बाद छोटा रोबोट चुपचाप फूलों के पीछे से निकल कर वापस आता है। बहुत कोशिशों के बाद वह आखिरकार एक पुरानी शर्ट खोज लेता है। वह उसे ऊपर उठाता है और खुश होता है कि कम से कम ये एक कपड़ा तो बच गया। वह उसे सूखने के लिए टांग देता है। अब वह अपने न्यूली प्लांटेड मंदरारस को देखने जाता है। उसी दौरान रोबोट उसे देखता रहता है, ग्लोइंग आईज से उस साफ सुथरी व्हाइट शर्ट को घूरता रहता है। वह डुओन को कपड़े पहने देखता है और सोचता है कि उसे भी इंसानों जैसे कपड़े पहनने चाहिए। वह झटपट जाकर वह शर्ट उठा लेता है और खुद पर पहन लेता है, जैसे कि वो उसी की हो। अब वह खुद को प्राउडली इंसानों जैसा दिखाने लगता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं नहीं रुकता। जैसे ही उसका मेटालिक बॉडी बदलता है, उसके हाथ इंसानों जैसे बन जाते हैं और उसका शरीर एक नए, ज़्यादा परिचित रूप में ढल जाता है। वह पूरी तरह से एक छोटी लड़की में बदल जाता है, एक प्यारे से रूप में। डुओन उसे अपने मंदरारस के पीछे छुपा हुआ पाता है, जो अब मुरझा गए हैं। वह हैरान होता है कि उसने जब गार्डन बनाया था तब सब ठीक था। अचानक ज़मीन से अजीब सी जड़ें बाहर निकल आती हैं और वह समझ जाता है कि उसे पहले जुताई कर लेनी चाहिए थी।
ज़मीन साफ करने के बाद वो प्रॉपर ह्यूमन साइज्ड सब्जियां उगाने का फैसला करता है। जैसे ही वह पौधे उगाता है, एक छोटी लड़की धीरे से पेड़ के पीछे से झांकती है और हल्के से हाय बोलती है। एक बच्चे को देखकर वह थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर जवाब देता है, सोचते हुए कि वह उससे बात क्यों कर रही है। लड़की कैबिन की ओर इशारा करती है और कहती है हाँ। जब वह पूछता है कि क्या वह वहीं रहती है, तो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और दोबारा वही जवाब देती है। वह उससे पूछता है कि वह किस ट्राइब से है, और लड़की घबरा जाती है लेकिन सॉफ्टली जवाब देती है कि उसकी कहानी दूर झरने के पार किसी अननोन ट्राइब से है। आदमी प्लेफुल ढंग से पूछता है कि क्या वह उस ट्राइब से है जहाँ से वह सिर्फ किताबों में पढ़ा करता था। लड़की धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन फिर बताती है कि उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। वह थोड़े डर के साथ ये बात कहती है। फिर वह रिक्वेस्ट करती है कि क्या वह डुअन के साथ उसकी नई कैबिन में रह सकती है। जब वह पूछता है कि क्यों रहना चाहती है, तो वह सॉफ्टली जवाब देती है कि उसे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है। वह अपने हाथों को मरोड़ती है और धीरे धीरे उस घर की ओर इशारा करती है जो उसे सेफ और सिक्योर लगता है। डुअन थोड़ी देर सोचता है, फिर हामी भरता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि उसे कुछ कामों में मदद करनी होगी। उसकी पहली जॉब होती है नई ज़मीन की जुताई। लड़की झट से टूल्स उठा लेती है, लेकिन जैसे ही मंदरारास की ओर जाती है, एक टेरिफाइंग चीज़ होती है। वह उन्हें तिरछी नज़र से देखती है। वह जोर से चिल्लाती है और एक टिलिंग टूल लेकर डुअन की तरफ फेंकने लगती है। एक ज़बरदस्त बर्स्ट ऑफ पावर के साथ पूरा फील्ड साफ हो जाता है। डुअन समझ जाता है कि लड़की का नाम और पहचान अब तक एक मिस्ट्री है। वह सोचता है कि शायद वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वह उसके अंदाज को ऑब्जर्व करता है। जब वो मिट्टी हटाती है तो वह खुद को नया नाम देती है। इंस्पायर्ड होकर वह कहती है कि उसका नाम है किम नारी, और अपने हाथ में टिलिंग टूल को ऐसे पकड़ती है जैसे वह कोई हीरो हो। डुअन उससे पूछता है कि क्या वह कोरिया फ्लावर्स बो रही है, लेकिन लड़की उसे सही कर देती है। जुताई खत्म होने के बाद दोनों जल्दी से नया गार्डन तैयार कर लेते हैं और उसे एक स्टर्डी पतली फेंस विसन से घेर देते हैं। छोटे मंदरारास खुशी से उछलते हैं और फ्रेशली टाइल सॉइल में खेलते हैं। लेकिन जब डुअन खेलते हुए लड़की को देखता है, वह उसे अकेले खड़े हुए पाता है, सैड और लेफ्ट आउट। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह नीचे ज़मीन को देखती है, जैसे कोई लोनलीनेस का भारी बोझ उस पर हो। उसे एहसास होता है कि लैब में उस लड़की को शायद कभी खेलने या दोस्तों के साथ रहने का मौका नहीं मिला। लड़की की उदास आंखों से आंसू गिरते हैं। उसी समय कुछ अचानक होता है और दोनों का ध्यान पास के जंगल में एक चीख की ओर जाता है। एक चिड़िया डर के मारे उड़ती है। लड़की कहती है कि आवाज़ किसी चिकलाइक मॉन्स्टर की थी, जिसे रास्ते में कई और मॉन्स्टर्स ने अटैक किया। वह बताती है कि क्रीचर बुरी हालत में था, दर्द में, खून से लथपथ और घायल। वह अपना सिर पकड़कर रोने लगती है, लेकिन डुअन उससे पूछता है कि क्या वह उस मॉन्स्टर को बचाना चाहती है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यह डर से नहीं, चॉइस से लड़ाई होनी चाहिए। उसके इंकरेजमेंट से लड़की हवा में उछल जाती है और उस क्रीचर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह वक्त पर पहुंचती है और देखती है कि कई बड़े इंसेक्टॉइड मॉन्स्टर्स उस छोटे क्रीचर को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। लड़की जोर से चिल्लाती है कि वे मॉन्स्टर्स उस छोटे क्रीचर को सताना बंद करें। उसकी आवाज़ में गुस्सा भर जाता है। वह तेज़ी से एक इंसेक्टॉइड को लात मारती है और क्रीचर को अपने पीछे ले आती है, खुद को एक ढाल की तरह उसके सामने रखती है। क्रीचर की आंखों में आंसू होते हैं। वह डर और दर्द से कांप रहा होता है। लड़की अपनी आंखें बंद करती है और अपने दर्द को याद करती है लैब के वो दिन जब बाकियों ने उसे रिजेक्ट किया था। वो बाकी चिमेरा जो एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होते थे उससे नफरत करते थे, क्योंकि उसकी मेमोरी उन्हें डराती थी। लेकिन अब उसकी यादें उसे ताकत देती हैं। वह ज़मीन पर जोर से हमला करती है। एक नया अटैकर सामने आता है। अपने ट्रॉमा से भरी हुई वह फिर चिल्लाती है और मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक ज़बरदस्त शॉक वेव छोड़ती है। उसकी आंखों में रेज होती है, जैसे वह अब किसी से नहीं डरती। एक बार फिर वह अपनी पूरी ताकत छोड़ देती है और हर एक चीज़ को चुप करवा देती है। वापस कैंप में डुअन चुपचाप अपने मंदरारास से पूछता है, क्या तुम्हें ये नया सूप पसंद आया? मंदरारास सिर हिलाते हैं। यह सूप बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह पीसफुल मोमेंट सिर्फ कुछ पल का है। लड़की वापस आती है घबराई हुई और उसका नाम जोर से पुकारती है। वह दौड़ते हुए उसके पास आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वह पूछती है कि अब क्या करें। वह छोटा फ्लफी क्रीचर उठाकर दिखाती है, समझाती है कि यह चोट खा चुका है और होश में नहीं आ रहा। वह उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे उस छोटे मॉन्स्टर के आसपास अजीब सी आग सी लपटें दिखाई देती हैं। लड़की पूछती है कि क्या क्रीचर मर रहा है, और वह उसकी हालत करीब से देखने का फैसला करता है। वह क्रीचर पर धीरे से हाथ रखता है और उसकी उंगलियों से अपनी माना की ऊर्जा बहाने लगता है ताकि उसके घाव ठीक हो सकें। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा क्रीचर में जाती है, वह उसकी यूनिक हिस्ट्री और मैजिकल प्रॉपर्टीज़ को महसूस करता है। क्रीचर की मैजिक में एक खास इतिहास होता है, निकट से गए एक तरह की मैजिकल डीएनए जो उसकी कहानी बताती है।
वह पहचान लेता है कि यह वही छोटा क्रीचर है जिसे उसने पहले देखा था, हालांकि अब यह बहुत छोटा है। जैसे जैसे वह छोटे मॉन्स्टर को देखता है उसे एहसास होता है कि यह वही है जिसे वह पहले ढूंढ चुका है और बाद में छोड़ दिया था। वह सोचता है कि यह इतना छोटा कैसे हो गया और अंदाज़ा लगाता है कि इसकी रिजेनरेशन मेथड उससे अलग होनी चाहिए। वह समझाता है कि क्रीचर शायद सिर्फ मैलरिस्ट है क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है कि इसे खाना ढूंढने में मुश्किल होती है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि अब जब उसने इसे समय और देखभाल दी है तो यह जल्द ही ठीक हो जाएगा अगर इसे अकेला न छोड़ा जाए। लड़की को अपने ट्रॉमा याद आता है जब वह दूसरी दुखी चमेरास के बीच घिरी हुई थी। उसे एक उदास फ्लफी क्रीचर की याद आती है जो ठंडी ज़मीन पर गिरा हुआ था और हल्की रोशनी में तड़प रहा था। वह जोर देती है कि अगर इसे अभी छोड़ दिया गया तो यह मर जाएगा और क्रीचर को ऊपर उठाकर दिखाती है कि यह कितना कमज़ोर है। वह संकोच के साथ पूछती है कि क्या वह इसे बड़ा कर सकती है, यह वादा करते हुए कि वह इसे ठीक से ट्रेन करेगी अगर उसे इसकी देखभाल कर दिया जाए। वह उसे चेतावनी देता है कि शायद यह धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन लड़की का हौसला देखकर वह मान जाता है। छोटी लड़की खुशी से उछलती है जब क्रीचर अपनी आंखें खोलता है। यह धीरे धीरे उसे पहचानने लगता है जो इसे देख रहा है। क्रीचर धीरे धीरे क्रोक करता है, उसका नाम रिपीट करता है जो लड़की ने रखा था। वह सॉफ्टली भी पूछती है कि क्या वह इसका नाम को रख सकती है। लड़की थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर वह क्रीचर को एक टाइट अफेक्शनेट हग देती है। वह खुशी से उस जाग चुके मॉन्स्टर को ऊपर उठाती है जो अब डोव जैसी आवाज़ें निकाल रहा होता है। क्रीचर उसकी पकड़ में स्ट्रगल करता है, जैसे कह रहा हो कि उसे जाने दो, लेकिन लड़की बहुत खुश होती है। जब मॉन्स्टर चिल्लाता है तो डॉन हैरान रह जाता है कि वह क्रीचर की बात साफ साफ समझ सकता है। लड़की गर्व से बताती है कि ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और उसने इसके लिए नाम भी सोच लिया है। क्योंकि क्रीचर पिजन जैसा साउंड करता है, वह इसे कूक नाम देती है। डून को यह नाम बुरा नहीं लगता, लेकिन छोटा मॉन्स्टर खुश नहीं होता, खासकर इसीलिए कि उसका नाम पहले ही रख दिया गया है। लेकिन लड़की इस बात को समझ नहीं पाती और उसे एक बकेट पानी से नहला देती है। फिर हंसते हुए बताती है कि यह क्रीचर उस ब्लोफिश जैसा फूल रहा है जैसे उसे पानी में डाल दिया गया हो। अब जब काम बढ़ते जा रहे हैं, डियोन एक स्टोरेज कैबिनेट बनाने का सोचता है ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें। वह लकड़ी के ब्लॉक्स को उठाकर आकार देने लगता है, ऐसा आकार चुनते हुए जो ज़्यादा बड़ा ना हो। धारदार विसेन ब्लेड्स के साथ वह लकड़ी काटता है, लेकिन जल्दी ही उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह खड़ा हो जाता है, उलझन में कि यह लकड़ी टेबल के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी से अलग क्यों लग रही है। छोटा क्रीचर को बताता है कि वह सॉफ्ट वुड यूज़ कर रहा है जो एक अलग तरह की लकड़ी है। वह चकित होता है जब यह जानता है कि वुड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है उस पेड़ के आधार पर, एक फैक्ट जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह समझने की कोशिश करता है कि कौन सी लकड़ी सबसे मजबूत है, तभी क्रीचर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में शौक होता है। डॉन जंगल की ओर देखता है। वह उस रेडवुड कूप के बारे में सोचता है जिसका जिक्र क्यों नहीं किया था। उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। छोटा मॉन्स्टर स्टंट होता है, यह जानकर कि आदमी ने वह बात सुन ली है जो उसने टेलीपैथिक लिंक से कही थी, और चकित रह जाता है कि आदमी उसे पढ़ पा रहा है और उससे बातचीत कर पा रहा है। जैसे ही टेलीपैथिक लिंक स्थापित होता है, डॉन के विचार छोटे क्रीचर के दिमाग तक पहुंचते हैं। क्रीचर शॉक्ड होता है। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि एक इंसान ने रेडवुड को ढूंढ निकाला, एक ऐसा काम जिसे उसने नामुमकिन समझा था। यह जानकर कि आदमी उसे समझ सकता है, क्रीचर संकोच के साथ पूछता है कि क्या वह वाकई उसके थॉट्स पढ़ रहा है। वह बताता है कि वह सच में नहीं सुन रहा, बस ऐसे ही वर्ड्स दिमाग में आते जाते हैं। फिर वह क्यू की ओर मुड़ता है, समझाते हुए कि वह एक इंसान के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है मॉन्स्टर की लैंग्वेज को सुनना। वह कबूल करता है कि उसे पता नहीं कैसे, लेकिन वह उस सिग्नेचर को पहचान सकता है। क्यू फिर कहता है कि शायद वह वाकई में उससे अलग है, क्योंकि उसके सिग्नेचर की फेमिलियर फीलिंग उसे भी अजीब लगती है। क्यू धीरे से सर हिलाता है, यह समझते हुए कि शायद वह उसे अपनी लाइफ में जगह दे सकता है। उसे वापस घर लाने में मदद करना, उसे उस जहर से बचाने का बदला चुकाना है। डियोन एक एग्रीमेंट करता है, तैयार होता है क्रीचर को वहाँ ले जाने के लिए जहाँ वह बिलोंग करता है। लेकिन जैसे ही वह पफ करता है ताकि दोनों डिसअपियर कर सकें, जंगल का हिस्सा एक चमकदार लाइट से जलने लगता है। जैसे ही वे जाने को तैयार होते हैं, एक अचानक एक्सप्लोजन ऑफ फायर गर्ल नारी को आग में घेर लेता है। वह चीखती है, डर और आग से भर